हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सेकंड पोर्शन, जिसका नाम क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो फिजिक्स में आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो उससे बिल्कुल ही अलग है। ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस होते समय कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेंगे, कितनी हीट वो रिलीज करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, बहुत सारी जो कैलकुलेशंस हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, अलग अलग जो हीट ऑफ रिएक्शन है उनके हिसाब से रिएक्शन को लिखना सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन को हम कवर करने वाले हैं इन 10 लेक्चर्स में। ठीक है, आज वाला जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 11 जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, वो रहेगा बेसिक्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसमें पूरे पोर्शन में जिन जिन जनरल कंसेप्ट की जरूरत हमें पड़ने वाली, बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है, उनको आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है ये कवर करेंगे। इसका लेक्चर 12 होगा हेसेस लॉ और किरचॉफ्स लॉ के बारे में, उसकी थ्योरी और उसके कैलकुलेशन सीखेंगे। लेक्चर 13 होगा इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अलग अलग इंथैल्पीज की डेफिनेशन और कैलकुलेशन। लेक्चर जो 14 होगा वो होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेक्चर 15 होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। लेक्चर 16 होगा इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेक्चर 17 होगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेक्चर 18 में हम देखेंगे लेटिस इंथैल्पी। लेक्चर 19 में हम देखेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। और लास्ट वाला जो लेक्चर रहेगा लेक्चर 20, ये एक्चुअल में जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा जो हम ऑर्गेनिक में भी बाद में जाकर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन और ही रेजोनेंस एनर्जी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, उनको हम ऑर्गेनिक में भी सीखेंगे, लेकिन क्योंकि वो थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको यहां पर भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का लेक्चर क्या है? बेसिक्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अब ये जो बेसिक्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें 4 कंसेप्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, और सबसे लास्ट में कौन से अलग अलग टाइप की हीट ऑफ रिएक्शंस होती है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन से फॉर्मूले से आता है। ठीक है ना? तो ये जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आगे आने वाले जो पूरे थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स रहेंगे उसमें हमें कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ते रहेगी। और इसके अलावा हमें कुछ दूसरे चैप्टर्स में भी ये वाला जो पोर्शन आज के लेक्चर में जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसकी जरूरत आगे भी कहीं किसी न किसी चैप्टर में कभी ना कभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें हीट ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकली इसको समझना चाहते हो, हीट ऑफ रिएक्शन को समझना चाहते हो, तो हीट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या है? जब भी कोई रिएक्शन होगी तो वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा या कितना हीट रिलीज करेगा, वो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या अमाउंट ऑफ हीट जो वो रिलीज कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? तो हीट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, amount of heat absorbed or released in a chemical reaction. ठीक है, absorbed और released in a chemical reaction। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो हीट रिलीज करेगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उसी हीट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हम हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं तो एक्चुअल में तो हीट ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, ज्यादातर टाइप। ठीक है, ज्यादातर टाइम हम जो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, और वर्ड यूज क्या करते हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आगे भी समझेंगे कि और दूसरे टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, लेकिन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाला वर्ड हम ज्यादा यूज करते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब भी क्वेश्चन में मेंशन हो रखा है, इसका मतलब ये एक्चुअल में कौन सी कंडीशन पर कैलकुलेट किया है हम लोगों ने? ये रिएक्शन को करवाया हमने कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पर, और कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पर रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, कितनी हीट रिलीज हुई है, इसके डाटा को फिर हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी टर्म देते हैं। ठीक है ना? तो हीट तो कोई भी कंडीशन पर रिलीज या एब्जॉर्ब हो सकती थी, लेकिन जब हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया है या कितनी हीट रिलीज किया है। तो एक्चुअल में जब इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान देना बेटा। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक कोई रिएक्शन है 2A, ये बना रहा है B प्लस 3C।
ठीक है, मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन हो रही है। इसको अगर डिफाइन करते हैं कि इस पूरे रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा आर एच करके भी लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, इंथैल्पी चेंज, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। तो एक्चुअल में ये डेल्टा एच है, कहने का मतलब कितना इंथैल्पी में चेंज आया है जब वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, माइनस इंथैल्पी ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंथैल्पी के बीच में क्या डिफरेंस है, उसे क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में ये इंथैल्पी क्या है, याद होगा हमने सेक्शन 1 में इंथैल्पी को डिफाइन करना सीखा था, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। ठीक है, वही चीज प्रोडक्ट के लिए क्या है, रिएक्टेंट के लिए क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहली चीज बेटा, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हम लोगों ने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाले लेक्चर में पहले सीख रखा है। ये तो हम थियोरेटिकली डिफाइन कर देते हैं कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये हो गया। एक्चुअल में इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास कभी भी नहीं आ सकती, हम केवल इसको थियोरेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं। मतलब इस रिएक्शन में अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एक तो बी हो गया, वैसे ही इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में एक सी भी है, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सी के 1 मोल के लिए जो भी इंथैल्पी होगी उसमें 3 मोल मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ ए या इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्यों 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर कोफिशिएंट आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, इसको हम कभी यूज नहीं करने वाले, ये केवल थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको। ठीक है, इस पर हम बहुत ज्यादा क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं रहती इंथैल्पी की, तो हम इस चीज को यूज नहीं करते हैं। आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाकर जरूर दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कभी इस इंथैल्पी की वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं लाते प्रैक्टिकली। ठीक है ना, हम बस डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंथैल्पी में जो भी डिफरेंस होगा उसे क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। इतना समझ में आ गया बेटा। ठीक है, और कई बार यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या एक और टर्म यूज कर लेते हैं हम, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, डेल्टा आर एच नॉट करके लिखेंगे। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है बेटा। जब हम नॉर्मल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं तो कोई भी प्रेशर टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, मतलब जब पावर में नॉट लिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड है, उसी कंडीशन पर जब रिएक्शन की हीट को निकालेंगे तो उसके लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट in their standard state, are present in their standard state। जब हर एक मॉलिक्यूल या हर एक एलिमेंट उस रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और स्टैंडर्ड स्टेट कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट कहने का मतलब ये है कि जब प्रेशर 1 बार होगा, ठीक है, और जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, तो इस प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पर वो मॉलिक्यूल जिस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उसी स्टेट में उस रिएक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर H2 किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो H2 का स्टेट क्या होना चाहिए, लिक्विड, क्योंकि 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। वैसे ही अगर आयरन किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका क्या स्टेट होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए सल्फर। ठीक है, वैसे ही अगर कार्बन कहीं पर पार्टिसिपेट कर रहा है तो कार्बन का स्टेट क्या होना चाहिए, ग्रेफाइट। तो कौन सी एलिमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड स्टेट होता है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझ जाना है कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है कि जिस भी रिएक्शन की हम बात कर रहे होंगे उसमें सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन पर जो सबसे ज्यादा उनका स्टेबल स्टेट रहता है,
मतलब H2 गैसेस स्टेट में ना हो। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट हो, जो मेटल है वो यूजुअली सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट हो, तो वो उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट है। तो अगर वो उस रिएक्शन में वो अपने वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो हम उस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है, बस ये है कि वहां पर ये कंडीशन मेंटेन रहेगी, बस इतना ध्यान रखना है। अभी हमने अलग अलग इंथैल्पीज की वैल्यू को डिफाइन करना नहीं सीखा है। जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड इंथैल्पी ये सब पढ़ेंगे तो इन कंडीशन की बात करेंगे। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्या आ जाएगा कि जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब वहां पर हम एक एसटीपी और एनटीपी वाली चीज पढ़ते हैं। वहां पर जब एसटीपी पढ़ते हैं बेटा तो वहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में ये रिएक्शन वाली बात करते हैं तो यहां पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा, 298 केल्विन होगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं अज्यूम करना है, ये डिफरेंस है। और यहाँ बच्चों को डाउट होता है, क्यों? क्योंकि हम मोल कंसेप्ट में बार बार पढ़ रखा होता है हम लोगों ने कि वहां पर जो एसटीपी का मतलब है वो 1 बार प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते समय जो टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा मानेंगे, 298 केल्विन मानेंगे। अलग से कहीं पर एसटीपी लिखा हुआ है तो वो अलग बात है, एसटीपी ऐसा साथ में लिखा हुआ रहता है तो हम मानेंगे कि वहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखना कि थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते समय, इंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ते समय स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होगा, 298 केल्विन होगा। क्लियर हो गया? तो जो भी अपना जो भी कंपाउंड है अगर रिएक्शन में वो इस वाली कंडीशन में जिस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है उसी स्टेट में वो रिएक्शन में प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन की हीट को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, कहने का मतलब अगर हमारे पास देखना ये H2 गैस है प्लस हाफ O2 गैस है, यहां पर ये क्या बन रहा है, H2O गैस। तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि H2O स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। H2O का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है इस वाली कंडीशन पर, इस वाले टेम्परेचर और प्रेशर पर। समझ में आया? तो ये वाली रिएक्शन नहीं ले सकते, H2O लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, सारी चीज अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए इस वाली कंडीशन पर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड वर्ड कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं। समझ में आ गया कि जब भी वो नॉट लिखा हुआ है उसका मतलब ये वाली कंडीशन है, बस इतना सा मतलब है अभी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इनका ग्राफ कैसे होता है। जब हम किसी भी इंथैल्पी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इंथैल्पी की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो एक्चुअल में ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। लेकिन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का बेसिक रिप्रेजेंटेशन हम बस यहाँ सीख रहे हैं। बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ध्यान देना। ये हो गया रिएक्टेंट की पोजीशन, ये रिएक्टेंट की एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की एनर्जी को बता रहा है। एक्चुअल में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो शुरुआत में इसको कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पहले ये कुछ और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसके बाद किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो किसी ज्यादा स्टेबल वाले कम एनर्जी वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो भी रहा है तो भी उसको पहले कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है और ये अलग अलग एनर्जीज के जो कैलकुलेशन है ये हम पढ़ेंगे बेटा काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। यहाँ वहां एक पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ने वाले, एक पूरा का पूरा लेक्चर ही देखने वाले इसी ग्राफ के अलग अलग कैलकुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इंथैल्पी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में जो गैप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट की जो पोजीशन होती है वो ग्राफ में रिएक्टेंट से नीचे होती है, बस आपको इतना पता रहना चाहिए। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू निगेटिव निकल कर आएगी। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने के बाद प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस आपको इतना पता रहना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है क्या नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, डिटेल में ये पढ़ेंगे हम काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, वैसे ही एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन में होता क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये रिएक्टेंट की पोजीशन है और ये प्रोडक्ट के एनर्जी की पोजीशन है, तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी रहेगी वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। अगेन ये वाला जो गैप है, जो सबसे हाइट से ये रिएक्टेंट तक का जो डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
आपको डेल्टा एच के में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको लिखा कर दे रहा हूँ बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। अदरवाइज हम अभी इसका कैलकुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इंथैल्पी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की पोजीशन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में ऊपर होगी। समझ में आ गया बेटा? तो ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट नीचे आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के रिप्रेजेंट में प्रोडक्ट ऊपर जाएगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्योंकि कम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो यहाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हम स्टेबिलिटी देखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। समझ में आ गया ना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। लेकिन यहीं पर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो उसकी एनर्जी क्या दिख रही है, ज्यादा एनर्जी दिख रही है प्रोडक्ट की, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। मतलब यहां पर अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्टेंट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। समझ में आ गया, किसके केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि सर हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हर एक चीज स्टेबिलिटी के लिए हो रही है, तो फिर ऐसी रिएक्शन कैसे हो सकती है जिसमें कम स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है बेटा, हम नॉर्मली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय ऐसा जनरल रूल पढ़ लेते हैं कि हर एक रिएक्शन में मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसमें कम स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं ये हमें समझ में आएगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स का ही तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनिटी वाला। ये पढ़ेंगे कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जब वाले पोर्शन को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी रिएक्शन में कम स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन पॉसिबल बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ये केवल हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया इंथैल्पी का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। अब अभी जो थ्योरी हमने जो पढ़ रखी है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम, द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ए टू बी, ए और बी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखे हैं, लेकिन जब हम इंथैल्पी निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू दे रखी है वो 15 किलो जूल है और रिएक्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो 40 किलो जूल है। तो जब हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट देख लेंगे। यहां पर ग्राफ को देखकर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू लिख रखी है 15 और रिएक्टेंट की वैल्यू लिख रखी है 40, 140 नहीं है, ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा, -25 किलो जूल। समझ में आ गया, मतलब साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन माइनस आ जाएगा मतलब फर्स्ट वाला आंसर सही है बेटा, थर्ड वाला नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं। दूसरी चीज क्या है बेटा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसका साइन क्या आ रहा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का माइनस में आ रहा है। इसका मतलब केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन कहता है कि निगेटिव साइन है, इसका मतलब यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है, कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक। समझ में आया, और एक्सोथर्मिक है इसीलिए प्रोडक्ट की पोजीशन रिएक्टेंट से नीचे है। समझ में आया, तो ये इसकी पोजीशन को देखते साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि डेल्टा एच का साइन क्या होता। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट नीचे आता है, डेल्टा एच का साइन माइनस आएगा। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की पोजीशन ऊपर आएगी, साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द रिएक्शन 3O2 गिव्स 2O3, डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है। डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब क्या है बेटा, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन का मतलब है कि उतनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। और अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई तो आगे क्या दिख रहा है, फ्रॉम द रिएक्शन वी कैन से दैट, क्वेश्चन में बोला है ओजोन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। हमने क्या बोला था बेटा, जहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी वहां रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन मोर स्टेबल होना चाहिए, ओजोन लेस स्टेबल होना चाहिए। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है, ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन एंड ओजोन डिकम्पोजेस फॉर्मिंग ऑक्सीजन रेडिली। बिल्कुल सही, ओजोन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ओजोन विल बी लेस स्टेबल। तो ओजोन इजीली डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन में, ठीक है ना। और
एक्चुअल में अर्थ के सरफेस पर ओजोन इतनी आसानी से नहीं बनता, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने किससे देख लिया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखकर पता कर दिया स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, डेल्टा एच फॉर ट्रांजिशन ऑफ कार्बन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट। ठीक है, यहाँ डायमंड है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। और आगे क्या बोल रहा है, इज -453.5 कैलोरी, मतलब डेल्टा एच में क्या दिख रहा है, माइनस वाला साइन है। ठीक है ना, -453.5 कैलोरी। अब इसका मतलब क्या है, साइन माइनस है मतलब एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, ग्रेफाइट होगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ रखी थी कि एक्सोथर्मिक में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एंडोथर्मिक में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, वो उसी के हिसाब से ये सारे कंक्लूजन्स निकाल कर हम लाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट पहला वाला तो हमने देख लिया कि इंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ये क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, हम हर चैप्टर को जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत बार हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे आपको पता होगा, जब हम मूल कंसेप्ट लिख रहे थे, मूल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पर भी रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना जरूरी नहीं है, इसमें और भी चीजें शो करना जरूरी होता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ते समय जिस इक्वेशन को हम लिखते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं, उन इक्वेशन को नाम क्या देते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन किन को बोलेंगे, कौन सी केमिकल इक्वेशन को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं बेटा। ठीक है, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होंगी, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन विच हैव इसमें तीन कंडीशन आपको देखनी है। जो केमिकल इक्वेशन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे। सबसे पहली चीज, बैलेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। जब वो बैलेंस्ड रिएक्शन होगी तभी हम उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, इस स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बहुत बार हम सिर्फ बैलेंस करके काम चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज इसमें और क्या होना चाहिए बेटा, स्टेट ऑफ रिएक्शन भी स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी क्या होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी क्या होने चाहिए, मेंशनड होने चाहिए। ठीक है, तो जहां पर स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेंशन नहीं किया है, मतलब कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, उनको मेंशन नहीं किया, उसे हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों, जैसे अगर सॉलिड लिखा हुआ है तो हम उसको एस से रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर कोई गैस लिखा हुआ है तो उसको जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर कोई लिक्विड है प्रेजेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट के तरफ या प्रोडक्ट के तरफ तो उसको एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर कोई वाटर के में सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड है, एक्वियस फॉर्म है, तो उसको ए क्यू करके लिख देंगे। तो ये फॉर्म भी लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि एक भी रिएक्टेंट या एक भी प्रोडक्ट का स्टेट अगर हम चेंज करते हैं तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बदल जाती है, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बदल जाती है, और इसलिए रिएक्शन में गैस, लिक्विड, एक्वियस, ये सारे स्टेट मेंशन करना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है हीट ऑफ रिएक्शन का साइन मेंशन होना जरूरी है। ठीक है ना, हीट ऑफ रिएक्शन विद अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, विद अप्रोप्रिएट साइन के साथ। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिख रहे हैं तो डेल्टा एच के आगे कौन सा वाला साइन लगाएंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि वो निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि उतनी एनर्जी रिलीज हुई है। वहीं पर अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को लिखते समय यहां पर डेल्टा एच के सामने कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव वाला साइन। से हमेशा डेल्टा एच ही लिखा हुआ रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, क्यू भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इक्वल टू के बाद माइनस या प्लस के साइन को देखकर ही हम पता करते हैं
कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जहां पर ये तीनों चीजें मेंशन्ड होगी, तीनों रिप्रेजेंटेशन होंगे, उन्हीं रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये करना, ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन जरूरी क्यों है ये समझते हैं, कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, ध्यान देना बेटा, एक रिएक्शन लिख रखी है H2 गैस प्लस O2 गैस, इसको हाफ O2 गैस लिख देते हैं, और ये क्या हो रहा है, ये H2O बन रहा है, ये H2O गैस में बन रहा है। ठीक है, वैसे ही H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है, और ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब दोनों जगह हमने हीट ऑफ रिएक्शन लिखा है, मान लेते हैं इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H क्या था, x, इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H क्या था, y। लेकिन क्या दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन x इक्वल टू y नहीं होगा, x इक्वल टू वाई नहीं होगा, दोनों जगह हीट की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक स्टेट बदल गया है, यहाँ H2O गैसेस स्टेट में था, यहाँ H2O लिक्विड स्टेट में है, बाकी रिएक्टेंट का स्टेट सेम है, लेकिन एक भी रिएक्टेंट, एक भी प्रोडक्ट का स्टेट अगर चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर हीट की वैल्यू बदल जाएगी, हीट की वैल्यू सेम नहीं रहती। और इसीलिए जब उस हीट की वैल्यू को लिख रहे हैं तो हीट की वैल्यू करेक्ट तरीके से समझने के लिए यहाँ पर स्टेट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेट चेंज होगा, एक भी चीज का स्टेट चेंज होगा तो इंथैल्पी की वैल्यू सेम नहीं होती। समझ में आया, इसलिए स्टेट मेंशन करना भी जरूरी है। वैसे ही बैलेंसिंग भी जरूरी है। क्यों, यहाँ एक एग्जांपल देखना, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने लिख दिया 2H2 प्लस O2, 2H2, इसको बैलेंस कैसे कर रहे हैं ये भी जरूरी है। मान लेते हैं यहाँ डेल्टा H इक्वल टू Z है। अब आपको क्या दिख रहा होगा, अगर मान लेते हैं इसको भी गैस लिख लेते हैं, इसको भी गैस लिख लेते हैं, इसको भी गैस लिख लेते हैं, ठीक है, इसके केस में Z वैल्यू है। अब यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, लेकिन अगेन X और Z बराबर नहीं होंगे, x और z बराबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसके सामने 1 मोल बनता हुआ दिख रहा है, कोफिशिएंट 1 है, जबकि वहां ऊपर वाली रिएक्शन में H2 के सामने 2 लिखा है। तो उसको बैलेंस कैसे किया है ये भी जरूरी, बैलेंस तो दोनों ही है, ठीक है, लेकिन बैलेंस कैसे किया है ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो यूनिट रहती है किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में, जो यूनिट रहती है, ठीक है ना, यूनिट ऑफ डेल्टा H, ये क्या रहता है, किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर Z किलो जूल पर मोल लिखा है, यहाँ पर X किलो जूल पर मोल लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ 1 मोल टाइम रिएक्शन हो रही है। 1 मोल का मतलब ना तो यहाँ, वहां पर जो किलो जूल पर मोल लिखा हुआ रहता है वहां पर मोल रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे रिएक्शन को, कि वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ टाइम्स रिएक्शन हो रही है, 1 मोल टाइम वो रिएक्शन हो रही है। वो 1 मोल ना तो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी रिएक्शन को। तो वहां कितने भी कोफिशिएंट हो सकते हैं, उस मोल का मतलब है कि यहाँ 1 मोल टाइम रिएक्शन हुई है। समझ में आया, ये वाला जो मोल है ये मोल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल टाइम रिएक्शन हुई है। ठीक है, ना तो वो 1 मोल रिएक्टेंट का है, ना तो वो 1 मोल प्रोडक्ट का है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है, ये हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसी पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इट टेल्स अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट है, बट हमें इनकरेक्ट निकालने के लिए बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है इट टेल्स वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल गलत। ये सिर्फ एंथैल्पी के बारे में बताता है, ये नहीं बताता है कि ये पॉसिबल है या नहीं। इनफैक्ट कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी या कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करना हम सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड वाले सेक्शन को जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला बोल रहा है टेल्स वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही, डेल्टा एच के साइन को देखकर ही बताते हैं। आगे बोल रहे हैं टेल्स अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म, बिल्कुल, डायमंड है या ग्रेफाइट के फॉर्म में है, अगर कोई एलोट्रोपिक फॉर्म है तो उसको भी मेंशन करना जरूरी है, मतलब वो जिस भी स्टेट में है उसको मेंशन करना जरूरी है। अगर एक ही सिर्फ सॉलिड लिख रखा है लेकिन वो सॉलिड भी अगर अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उस स्टेट को भी मेंशन करना जरूरी है। समझ में आ गया, तो चाहो तो आप यहाँ एक और मेंशन कर सकते हो कि सॉलिड के केस में अगर एलोट्रोपिक फॉर्म अलग अलग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉलिड में ऐसा भी होता है कि अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, जैसे सल्फर का
अलग अलग एलेट्रॉप होता है, कार्बन का अलग अलग एलेट्रॉप होता है, तो उस रिएक्शन में वो कौन से एलेट्रॉप की रिएक्शन हमने कराई थी ये मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि डायमंड के लिए अलग हीट ऑफ रिएक्शन निकल कर आएगी, ग्रेफाइट के लिए अलग हीट ऑफ रिएक्शन निकल कर आएगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहा है खा द करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज, करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोल रहा है पहली जो रिएक्शन है उसमें स्टेट मेंशन नहीं कर रखे हैं, सेकेंड वाली जो रिएक्शन है उसमें भी स्टेट मेंशन नहीं कर रखे हैं, थर्ड वाली जो रिएक्शन है उसमें स्टेट मेंशन कर रखा है और डेल्टा एच का साइन भी मेंशन कर रखा है, मतलब करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया बेटा हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। ये तीसरी चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे इनको हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते समय कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक दो तीन चीज पढ़ ली हमने, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया और दूसरा पढ़ लिया कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते समय। ठीक है, अब तीसरी चीज पढ़ने वाले हैं कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, कौन सा, H2, ठीक है ना, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, यहां से बना रहे हैं क्या चीज, H2O लिक्विड। ठीक है, ये 298 केल्विन पर यही स्टेट होता है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है ये है -286 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब है। ठीक है, -286 किलो जूल पर मोल। अब उसका मतलब क्या है ये समझते हैं, वहां पर माइनस साइन लिख रखा है, यहां पर डेल्टा एच के बाद अगर माइनस साइन लिख रखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच के बाद अगर प्लस साइन लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती। वहां माइनस साइन का मतलब ये है कि वो इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी के रिप्रेजेंटेशन को वो थोड़ा चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, यहां ध्यान देना, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये हो जाएगा H2O लिक्विड, और इसी को कैसे लिख देगा, +286 किलो जूल। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो वहां डेल्टा एच का साइन माइनस था, यहां जो हीट का साइन दिख रहे हैं वो प्लस लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या कि वहां पर जब डेल्टा एच लिख रहे थे तो पूरी हीट को एनर्जी के साइन कन्वेंशन के हिसाब से बता रहे थे, केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशन होता है उसके हिसाब से बता रहे थे ऊपर वाली रिएक्शन में, ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट तरीका तो यही है। लेकिन क्वेश्चन में वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिख देता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, बट यहां पर वो जो हीट है उसको एज अ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एज अ प्रोडक्ट लिखा है हीट को। तो जब ऐसा प्रोडक्ट लिखा हुआ है हीट को, उसका कहने का मतलब है कि जब ये रिएक्शन हुई थी, जब ये रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया था, तो ये प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट के बनने के साथ इतनी हीट भी बनी थी, मतलब इतनी हीट रिलीज हुई थी। समझ में आ गया, तो इतनी हीट रिलीज हो रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, क्योंकि डेल्टा एच में जब निगेटिव साइन होता है तब एक्सोथर्मिक बोलते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, यहाँ डेल्टा एच करके नहीं लिखा है, यहाँ एज अ प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, तो एज अ प्रोडक्ट जब हीट को प्लस करके लिखेगा उसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, मतलब वो ये बता रहा है कि इतनी हीट एज अ प्रोडक्ट रिलीज हुई है, एज अ प्रोडक्ट इतना बना है, तो ये रिएक्शन से बाहर निकल कर आएगा। समझ में आ गया, तो डेल्टा एच करके लिखेंगे तो माइनस, बट प्रोडक्ट के साथ जब उसको लिखेंगे तो उसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्लस करके लिखेंगे। इसको कंफ्यूज करने के लिए और एक चीज चेंज करके लिख सकता है, इसी एनर्जी को इधर करके भी दे सकता है, इधर करके देगा तो उस प्लस को जब हम इधर लाएंगे तो रिएक्टेंट की तरफ क्या लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। यहां ध्यान देना, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, जब उस 286 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -286 किलो जूल हो जाएगा, और ये लिखेंगे हम H2O लिक्विड। एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ में आया क्या, लेकिन यहाँ एज अ रिएक्टेंट लिख रहे हैं, ये रिएक्टेंट में एज अ माइनस था तो प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे तो एज अ प्लस हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट में इतनी एनर्जी बन के रिलीज हो रही है, उसका मतलब ये है। और जब डेल्टा एच करके लिखेंगे तो उसको फिर से माइनस करके लिखेंगे। समझ में आया बेटा, तो ये तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के, उसकी हीट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आ गया, तो यहां दिक्कत हो जाती है इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ लिखा हुआ जब रहेगा तो।
तो ध्यान क्या रखना है, जब डेल्टा एच करके लिखा हुआ है तो माइनस वाला एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट के साथ प्लस करके लिखा हुआ रहेगा तो भी एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट में माइनस करके लिखा होगा तो भी एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब इसी को ध्यान देना। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन ले लेते हैं कितना, CaCO3, ये कौन से सॉलिड स्टेट में होता है, जब इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको हीट करने पर डिकम्पोज होता है। एक्चुअल में ये CaO सॉलिड बनाता है और CO2 गैसेस स्टेट में बनता है। यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है ये कितनी होती है, प्लस 180 अप्रॉक्स में वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, 180 किलो जूल पर मोल। समझ में आया? ठीक है, अब ये 180 किलो जूल पर मोल जब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्लस करके लिखा है, डेल्टा एच के बाद प्लस करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन जब उसको मैं डेल्टा एच की जगह ना लिखकर रिएक्शन के साथ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, यहां पर लिखूंगा CaCO3 सॉलिड प्लस 180 किलो जूल, और यहां लिखूंगा CaO सॉलिड प्लस लिखूंगा क्या थे, CO2 गैस। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब अब मैं रिएक्शन के साथ लिख रहा हूं तो रिएक्टेंट में प्लस करके लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि हम इसको एज अ रिएक्टेंट मान रहे हैं। एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है उसको एज अ रिएक्टेंट मानते हैं, क्योंकि जब तक ये हीट इसके पास नहीं आएगी तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये हीट वन ऑफ द रिएक्टेंट है, ये अज्यूम कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब जब तक ये हीट इस रिएक्टेंट के साथ नहीं आएगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ये हीट भी वन ऑफ द रिएक्टेंट है, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट ऑफ रिएक्शन जो भी रहती है उसको रिएक्टेंट में प्लस करके लिखते हैं, और रिएक्टेंट में अगर प्लस करके लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है बेटा, अगर इसको मैं प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफर करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इसे प्रोडक्ट की तरफ ट्रांसफर करता हूं तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये प्लस जो लिखा हुआ था इधर लिखूंगा तो अब मैं इसे माइनस लिखूंगा, माइनस 180 किलो जूल आ जाएगा। समझ में आया? तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में जस्ट अपोजिट केस है। जब इसे रिएक्शन के साथ लिख रहे थे तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में प्लस लिख रहे थे, रिएक्टेंट में माइनस, और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट में प्लस, प्रोडक्ट में माइनस। समझ में आया? तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए डेल्टा एच करके नहीं देता बेटा, रिएक्टेंट में प्लस करके या प्रोडक्ट में प्लस करके वो रिएक्शन में लिख देता है। उससे आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा एच का एक्चुअल साइन क्या होगा, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, ठीक है, जब भी हम फॉर्मूले में यूज करेंगे तो ये वाला प्रॉपर साइन ही यूज करेंगे, जो डेल्टा एच करके जो साइन होने वाला है उसी साइन को यूज करेंगे, ये तो केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ रहता है। समझ में आया? तो ये रिएक्शन को देखकर, हर तरीके की रिप्रेजेंटेशन को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, यू आर गिवन द फॉलोइंग टू रिएक्शन। पहली वाली रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि डेल्टा एच करके माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। समझ में आ गया? दूसरी वाली रिएक्शन में डेल्टा एच करके माइनस नहीं लिखा है, प्रोडक्ट में माइनस लिखा है, प्रोडक्ट में माइनस लिखा हुआ है, मतलब इसको जब मैं इधर ट्रांसफर करके लिखूंगा तो ये रिएक्टेंट में प्लस करके लिखूंगा। ठीक है ना, रिएक्टेंट में प्लस करके लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, वन ऑफ द रिएक्टेंट है। वन ऑफ द रिएक्टेंट एनर्जी किन में होता है, एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन में होता है। तो एक्चुअल में ये वाला सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा है, बोला हुआ है कि कौन एक्सोथर्मिक है कौन एंडोथर्मिक, तो रिएक्शन 1 इज एक्सोथर्मिक एंड रिएक्शन सेकंड इज एंडोथर्मिक, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ देखते हैं, यहाँ डेल्टा एच करके क्या दिया है प्लस, तो ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, डेल्टा ई। एक्चुअल में कई बार डेल्टा एच की जगह डेल्टा ई भी लिख कर दे सकता है, डेल्टा यू करके भी लिख सकता है, क्यू भी लिख सकता है। अब इनका मतलब क्या है ये पढ़ने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में ही पढ़ लेंगे बेटा, कि डेल्टा एच की जगह अगर डेल्टा ई या डेल्टा यू लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब अभी के लिए फिलहाल के लिए तो आपको हीट ऑफ रिएक्शन ही देखना है, अभी केवल साइन को देखना है। ये डेल्टा ई का मतलब क्या है बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया 131। ठीक है ना, 131 ये भी प्लस करके लिखा हुआ है, मतलब ये भी रिएक्शन क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट वाली चीज में क्या दिया है, एज अ रिएक्टेंट ये प्लस करके लिखा हुआ है बेटा, एज अ रिएक्टेंट के तरफ प्लस करके लिखा हुआ है, मतलब ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यहाँ डेल्टा ई आगे क्या दे रखा है, माइनस साइन लिख रखा है, माइनस साइन लिख रखा है, मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। समझ में आया बेटा?
ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब हम पढ़ेंगे, ये सबसे लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका मीनिंग क्या अलग अलग है। उसी में अभी जो हमने डेल्टा ई या डेल्टा यू वाला रिप्रेजेंटेशन जो बोला था, उसका मतलब क्या है, डेल्टा एच का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये समझेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जब हम हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो हीट ऑफ रिएक्शन को दो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। एक होता है हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच करके भी लिखते हैं, या फिर हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा यू और डेल्टा ई करके भी लिखते हैं। एक्चुअल में ये वाले सिंबल हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। कहाँ पर पढ़ रखे हैं बेटा, जब हम इंथैल्पी चेंज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, इंथैल्पी चेंज वाला लेक्चर हमने पढ़ा था, तो वहाँ डेल्टा एच पढ़ा था। जब हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी चेंज वाला लेक्चर देखा था, तो वहाँ डेल्टा यू या डेल्टा ई वाले रिप्रेजेंटेशन को यूज किया था। ठीक है ना, तो एक्चुअल में डेल्टा एच कब यूज करते हैं, जब हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है ना, जब हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। जब कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन पर हमने रिएक्शन करवाई होगी और उसकी हीट की वैल्यू कैलकुलेट की होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। वहीं पर हीट ऑफ रिएक्शन जब कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पर कैलकुलेट हमने किया होगा, रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पर कराया होगा और उसको कैलकुलेट किया होगा हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा यू या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको क्वेश्चन में दे सकता है। एक्चुअल में ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। जब हम लोगों ने बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ा था बेटा, तो आपको क्या बताया था कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन पर हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, और जब बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकालते हैं तो एक्चुअल में क्या निकालते हैं, डेल्टा यू। लेकिन केमिस्ट्री में जो ज्यादा यूज होने वाली जो चीज है, प्रैक्टिकली तो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में थ्योरी पढ़ते समय ज्यादातर टाइम जो हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं वो इंथैल्पी पढ़ते हैं या हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन हमारी केमिस्ट्री में ओपन टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, और ओपन टेस्ट ट्यूब में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादातर टाइम पर अप्लाई होता है। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें डेल्टा ई वाला या डेल्टा यू वाला रिप्रेजेंटेशन बहुत कम बार यूज किया हमने, ज्यादातर टाइम डेल्टा एच ही यूज किया है। इनफैक्ट जब हम पीरियोडिक टेबल भी पढ़ रहे थे, तो पीरियोडिक टेबल के समय भी जो हीट ऑफ रिएक्शन है, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ते समय भी हमने डेल्टा एच वाला ही रिप्रेजेंटेशन ज्यादा पढ़ा था। ठीक है बेटा, वहीं पर और दूसरा टर्म इसकी जगह पर क्या लिख सकता है, डेल्टा एच दिया है या क्वेश्चन में डेल्टा यू का डाटा दिया है, ये आपको कैसे समझ में आएगा, इन केस, ठीक है, अगर कहीं पर भी क्या दे रखा है, रिएक्शन करवाते समय अगर हमने उसको ओपन कंटेनर में कराया है या ओपन वेजल में कराया है, उसका मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन मेंटेन्ड है। और तो यहाँ कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि ओपन कंटेनर में रिएक्शन करवाया है, इसका मतलब ये है कि हम डेल्टा एच की वैल्यू देख रहे हैं। वहीं पर भी कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि क्लोज्ड कंटेनर में हमने रिएक्शन को करवाया है, तो क्लोज्ड कंटेनर में जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में कराते हैं, तो क्लोज्ड कंटेनर में जो भी रिएक्शन को करवाया होगा वहां पर जो हीट की वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा यू बोलेंगे। तो हर बार क्वेश्चन में साफ साफ आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू नहीं देता बेटा, ये टर्मिनोलॉजी यूज करता है, क्लोज्ड कंटेनर या ओपन कंटेनर, इस तरीके से। इससे आपको समझ जाना है वो डेल्टा एच की बात कर रहा है या डेल्टा यू की बात कर रहा है। इसके अलावा डेल्टा एच को और क्या बोलते हैं, हम इसे इंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं। ठीक है ना, इंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इंथैल्पी जहां पर भी वर्ड आया समझ जाना है हम डेल्टा एच की बात कर रहे हैं। वहीं पर जब डेल्टा यू आता है तो इसके लिए कौन सा टर्मिनोलॉजी और यूज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज वर्ड यूज होता है। ठीक है ना, तो डेल्टा यू या डेल्टा ई का मतलब यह है इंटरनल एनर्जी चेंज। इसके अलावा क्वेश्चन में डेल्टा यू का डाटा दिया है या डेल्टा एच का डाटा दे दिया है, ये आपको और कैसे समझ में आएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर से। ठीक है ना, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में बॉम्ब कैलोरीमीटर से कोई चीज कैलकुलेट करके हमने लाई है, इसका मतलब वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू डेल्टा यू की है। वैसे ही अगर कहीं पर कॉफी कप कैलोरीमीटर से कोई चीज वैल्यू कैलकुलेट करके लाई हुई है, इसका मतलब क्या है, वो डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एच को। समझ में आया, तो इन टर्मिनोलॉजी को मैंने यहां साफ साफ लिख दिया है बेटा, जिससे आप क्वेश्चन में जब भी इन टर्म्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम डेल्टा एच की बात कर रहे हैं या फिर डेल्टा यू की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद
ये पढ़ लेते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन है। तो एक्चुअल में इसे हमने पहले भी पढ़ रखा है, हमने इसके दो बार दो अलग अलग जो लेक्चर्स है उसमें पढ़ रखा है। इंटरनल एनर्जी निकालते वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, इंथैल्पी चेंज वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। एक्चुअल में डेल्टा एच और डेल्टा यू के लिए कौन सा फॉर्मूला है बेटा, दोनों को रिलेट करने के लिए किसी भी रिएक्शन के लिए? याद होगा हमने प्रोसेस के लिए भी एक पढ़ा था जिसको डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन पढ़ा था। लेकिन क्योंकि अब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें, हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं केवल, तो डेल्टा यू प्लस यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एन जी आर टी, जिसमें डेल्टा एन जी का मतलब आपको बताया हुआ है बेटा। ये डेल्टा एन जी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। लेकिन ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमेशा कौन सी होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। तो किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में, ठीक है ना, जो भी प्रोडक्ट के तरफ जो भी गैसेस हैं और रिएक्टेंट की तरफ भी जो गैसेस है, उसमें प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की तरफ को माइनस कर देंगे। सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है, गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर करना है, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एन जी होगी। अब यहाँ मिस्टेक क्या होती है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय मिस्टेक होती है यूनिट में। ध्यान रखना है, अगर डेल्टा एच की यूनिट किलो जूल है, डेल्टा यू की यूनिट भी किलो जूल है, नॉर्मली ये किलो जूल में ही दिया रहता है या किलो जूल में निकालना होता है, तो डेल्टा एन जी तो ठीक है, डेल्टा एन जी तो की तो कोई यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है। आर की दिक्कत हो जाएगी, आर की वैल्यू आप क्या रखोगे, अगर ये किलो जूल दे रखा है तो 25/3 जूल ये पर मोल पर केल्विन तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये 25/3 रखने से कैलकुलेशन जल्दी हो जाते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ किलो जूल है, किलो जूल में जूल ऐड नहीं होता बेटा, तो ध्यान क्या रखना है, इसको 10⁻³ करोगे, ठीक है ना, इसको 10⁻³ करोगे बेटा। क्यों, क्योंकि आपको इस जूल को, आर की वैल्यू क्योंकि जूल में लेते हैं हम, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना इन किलो जूल में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के समय यूनिट सेम होना चाहिए। वैसे ही अगर इसकी यूनिट किलो कैलोरी है, इसकी भी यूनिट क्या है, किलो कैलोरी है, तो ऐसे केस में आर की वैल्यू आपको क्या लेना है, आर की वैल्यू 2 लेना है, ये कैलोरी पर मोल पर केल्विन ऐसा होता है। लेकिन फिर से ध्यान रखना, इसको 10⁻³ करोगे अगर ये कि इधर किलो कैलोरी है तो, क्योंकि इधर सिर्फ 2 जब लिया है तो वो सिर्फ कैलोरी है, आपको उसको किलो कैलोरी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना मत भूलना बेटा, क्योंकि एक्चुअल में डेल्टा एच और डेल्टा यू में बहुत कम डिफरेंस आता है। लेकिन अगर आपने उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं किया तो एरर बहुत बड़ा आ जाएगा। समझ में आ गया, यूनिट आपको सेम रखनी है, ये ध्यान देना है। जूल निकालते समय जूल वाला डाटा पुट अप करना है, कैलोरी निकालते समय कैलोरी वाला डाटा पुट अप करना है। किलो जूल किलो कैलोरी है तो सबकी यूनिट या तो किलो जूल होना चाहिए, या तो सबकी यूनिट किलो कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस एक्चुअल में हमने पहले भी ट्राई कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखना, हमें क्या बोला है, अज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट, कैलकुलेट फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, मतलब डेल्टा यू की बात कर रहा है, या डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, या डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। तो ये कैसे समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान देना बेटा। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ना। इन केस डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो ऐसे केस में डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। इन केस डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो डेल्टा यू में कुछ और वैल्यू ऐड होगी और उसके बाद डेल्टा एच बनेगा, तो फिर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डेल्टा यू। यहीं पर डेल्टा एन जी इक्वल टू निगेटिव हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा यू में से कुछ वैल्यू माइनस होगी, फिर डेल्टा एच आएगा, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन डेल्टा यू हो जाएगी। समझ में आ गया, तो केवल फॉर्मूले में डेल्टा एन जी का साइन रखकर आप ग्रेटर देन लेस देन निकाल सकते हो। अब इसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू का भी साइन की वैल्यू पुटअप मत कर देना बेटा, उससे कंफ्यूजन हो सकता है माइनस और प्लस में। केवल फॉर्मूले में डेल्टा एन जी का साइन रखकर बताना कि कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना बेटा। पहली वाली रिएक्शन में देखते हैं, पहली वाली रिएक्शन में अगर देखोगे तो यहाँ पर जो डेल्टा एन जी की वैल्यू है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 -1 कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रहा है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, 2 -1 प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करने पर 0 आ रहा है, मतलब इसके केस में डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा।
समझ में आ गया। सेकंड वाली रिएक्शन को देखते हैं। ये तो सॉलिड है, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। ये गैस है, ये गैस है, ये कितना है 2, ये है 1 और ये है 2। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 + 1 - 2, मतलब डेल्टा एन जी कितना आ गया 1। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 इंटू आर टी, ऐसा हो जाएगा। मतलब डेल्टा यू में कुछ ऐड करके डेल्टा एच आ रहा है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे, डेल्टा यू से या डेल्टा ई से, मतलब वही है। ठीक है, यहीं पर PCl5 इस रिएक्शन में देखते हैं, सारी चीजें गैसेस है। इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 - 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 वाली वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस 1 इंटू आर टी। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, डेल्टा एच ही ग्रेटर देन है किससे, डेल्टा यू से, क्योंकि डेल्टा यू में कुछ चीज ऐड कर दी है तो डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ जाएगी डेल्टा यू के कंपैरिजन में। यहाँ पर देखना बेटा, गैस गैस गैस। अब यहाँ देखते हैं, अगर आप डेल्टा एन जी की वैल्यू देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 - 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई -1, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा यू -1 आर टी, यही हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दिया है कुछ वैल्यू, तो डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ फाइनली देखना इस वाली रिएक्शन को, ये लिक्विड है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखना बेटा, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए हमेशा, ध्यान देना। यहाँ पर तो मैंने सारी रिएक्शन बैलेंस दी है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस लेना है बेटा। डेल्टा एन जी की वैल्यू देखते हैं, प्रोडक्ट में 1 है, माइनस रिएक्टेंट में 1 है, माइनस रिएक्टेंट में 2 भी है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू -2 आर टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी डेल्टा यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। सबसे लास्ट वाली रिएक्शन को देखते हैं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 0, मतलब 1 ही रहेगा। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस 1 इंटू आर टी हो जाएगा। एक्चुअल में डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगी। समझ में आया बेटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्योंकि इसी फॉर्मूले पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं बेटा। ठीक है, मेरे हिसाब से हमने इसके कुछ क्वेश्चंस पहले वाले लेक्चर्स में भी कर रखे थे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यहाँ दूसरा न्यूमेरिकल देखना है, क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर ये हो गया, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात कर रहा है, डेल्टा एन जी आर टी। तो एक्चुअल में हमें किसकी बात कर रहा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा एन जी देखते हैं। डेल्टा एन जी लिक्विड को नहीं लेंगे, लिक्विड को नहीं लेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। यहाँ क्या कर देंगे, 12 - 15, मतलब एक्चुअल में डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो इसी को फॉर्मूले में जब पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, नहीं दिया है तो केवल एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है ना, टेम्परेचर अगर दिया हुआ रहता तो हम कैलकुलेट, हाँ टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो कैलविन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 कैलविन हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -900 इंटू आर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आंसर में कौन सी यूनिट बोला है, उसके हिसाब से हम आर की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ किस में बोला है बेटा, किलो जूल में निकालने के लिए बोला है, तो हम इसमें जूल की वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगा -900 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 25/3, तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो 25 या 75 हो जाएगा, 7500 जूल। लेकिन हमें किस में निकालने के लिए बोला है, किलो जूल, तो हम क्या लिखेंगे, -7.5 किलो जूल। क्लियर हो गया बेटा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने वाला क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर दे रखा है, डेल्टा एच का एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला है, तो डेल्टा एच निकालने के लिए पहले डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट है 2, माइनस रिएक्टेंट है 1, माइनस रिएक्टेंट है 3, मतलब कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी -2 हो गया, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू -2 आर टी हो जाएगा। तो कौन सा वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है बेटा, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2-3 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी लेते हैं बेटा। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C6H6 लिक्विड, ध्यान रखना है यहाँ 1 मोल ऑफ C6H6 लिक्विड दे रखा है एट 27 डिग्री सेल्सियस, द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये वाली वैल्यू किसकी दे रखी है, डेल्टा एच की। देन फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
मतलब एक्चुअल में हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, डेल्टा यू की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है बेटा। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ 1 मोल बोला है तो इसको 1 मोल लेकर ही बैलेंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। इनफैक्ट हर रिएक्शन को ऐसा बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन तो गैसेस स्टेट में होता है। हर एक हाइड्रोकार्बन के कंबशन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का स्टेट कौन सा ले लेंगे, लिक्विड ले लेंगे। इसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, ये 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने, 6 दूनी 12 और 3 15। ऑक्सीजन 15 है तो इसको क्या लिखेंगे, 15/2 लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। ऑक्सीजन अब दोनों तरफ 15 15 हो गए। अब ध्यान देना, जब हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो ये लिक्विड वाली चीज को यूज नहीं करेंगे, इस लिक्विड वाली चीज को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है 6 - 15/2 जो है एक्चुअल में कितना आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते समय ध्यान दे रहे हैं बेटा। डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, ये कितना है, -780.9। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये किलो कैलोरी है, ठीक है ना, ये किस में है, ये किलो कैलोरी में है। इक्वल टू डेल्टा यू, ये तो पूछा हुआ है, प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना हो गया, -3/2। आर की वैल्यू क्या लोगे बेटा, क्योंकि यहाँ कैलोरी है तो आपको 2 रखना पड़ेगा, लेकिन 2 सिर्फ कैलोरी हुआ, इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁻3। ये वाली चीज जो है ये मिस्टेक होती है बहुत ज्यादा लोगों से, ठीक है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो केल्विन में पुटअप करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा -780.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस ये 2 से 2 गया, ये कितना हो जाएगा, -900 इंटू 10⁻⁻3, मतलब एक्चुअल में 0.9 आ जाएगा ये। तो डेल्टा यू निकालने के लिए इसको दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे, -780.9 प्लस ये 0.9 इधर गया तो ये ऐड होकर ये 0.9 हट जाएगा यहाँ से, -780 ये आ गया किलो कैलोरी। समझ में आया बेटा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर किसके लिए हो गया, डेल्टा यू के लिए। क्लियर हुआ बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिस पर बहुत ज्यादा बच्चों से मिस्टेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है जो हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ते समय देखा था, लेकिन अब हम दूसरी यूनिट के लिए सॉल्व करना सीखेंगे। वहां पर हमने किलो जूल वाला यूनिट सॉल्व किया था, अब ये किलो कैलोरी वाले यूनिट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अज्यूमिंग दैट वाटर वेपर इज एन आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है हमें। इंटरनल एनर्जी चेंज कहने का मतलब क्या है, डेल्टा यू निकालना है। आगे क्या बोला है, व्हेन 3 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड, तो पहले आप रिएक्शन लिखोगे बेटा, ठीक है। वाटर के वेपराइजेशन के लिए, वाटर का वेपराइजेशन कहने का मतलब क्या है कि जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे क्या बोल रहा है, एट 1 बार प्रेशर एंड 373 केल्विन, उन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर मेंशन कर रखा है। आगे क्या बोला है, गिवन मोलार इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कितनी लगती है, यहाँ इन्होंने लिख रखा है 10 किलो कैलोरी पर मोल, 10 किलो कैलोरी पर मोल ये दे रखा है बेटा। हम लोगों ने जब लास्ट वाले लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर्स में इस डेल्टा एच वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो ये किलो जूल में दे रखा था, 41 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसी को किलो कैलोरी करके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना। एक तो किलो कैलोरी है, साथ में हमें 3 मोल ऑफ वाटर के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को जनरली जैसे लिखते हैं वैसा लिख के सॉल्व कर लेंगे। इस रिएक्शन में कितने मोल ऑफ वाटर के लिए निकलेगा, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए निकलेगा। जो भी डाटा आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 मोल ऑफ वाटर के लिए बोला है। अगर क्वेश्चन में 5 मोल ऑफ वाटर के लिए पूछता तो 1 मोल के लिए पहले कैलकुलेट कर देते और फिर बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ ये तो डेल्टा एच की वैल्यू हो गई। आगे क्या बोला है, आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है। कैलोरी में 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पर किलो कैलोरी में दे रखा है इन्होंने। अब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ना। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 किलो कैलोरी दे रखी है बेटा, यहाँ ध्यान देना ये किलो कैलोरी दे रखा है। डेल्टा यू हमें निकालना है, प्लस डेल्टा एन जी, ये 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, लेकिन ध्यान रखना ये कैलोरी है, इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा,
10⁻³ और टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा डेल्टा यू प्लस इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 7 14, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -3। ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा बेटा, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 0.746, या इसको अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं 10 माइनस 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या लिख सकते हैं 9.25 लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक, तो एक्चुअल में 9.25 क्या आ गया किलो कैलोरी आ गया, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये कितने के लिए आया है 1 मोल ऑफ वाटर के लिए आया है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा हमने बैलेंस किया था ये 1 मोल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है फॉर 1 मोल डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 9.25 किलो कैलोरी हो गई। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वो कितने मोल के लिए पूछा है 3 मोल के लिए पूछा है, तो ऐसे केस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा 9.25 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.75 और ये हो जाएगा 27.75 क्या हो जाएगा किलो कैलोरी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? तो हमने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्टेप भी ले आए हैं, जिसमें क्वेश्चन में 3 मोल के लिए अगर दिया है तो नॉर्मल रिएक्शन को जैसे बैलेंस करके रखा है उसके हिसाब से फिर यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस किया हमने 1 मोल के लिए, तो जो भी रिएक्शन में जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 3 मोल के लिए पूछा था। समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना, तो ये हमने 2-3 जगह पर और पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, मैंने फिर से बता दिया है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको हमने 3 अलग अलग जगह पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखा है बेटा 3 अलग अलग लेक्चर्स में। ठीक है ना, अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के सिंपल क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या बोला है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। पहला बोला है द रिएक्शन इन्वॉल्व्स नो गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, अगर गैसियस है ही नहीं, ना तो रिएक्टेंट है ना तो प्रोडक्ट है, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। हमें बोला है किसमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये सही ऑप्शन है। ठीक है ना, सेकंड वाला, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे तो डेल्टा एनजीआरटी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, और ऐसे केस में डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर नहीं आएंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रखा है। यहां बोल रखा है इफ डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ डेल्टा यू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होना चाहिए, एंड डेल्टा यू क्या है इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक्कम्पनिंग गैसियस रिएक्शन, देन फॉर्मूला क्या है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डेल्टा एनजीआरटी वाला। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा यू, बिल्कुल नहीं बेटा, वो तो डेल्टा एनजी पर डिपेंड करेगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू ओनली इफ the number of moles of the product is greater than the number of moles of the reactant। अगर ऐसा है कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा हैं तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू आना चाहिए, मतलब ये गलत है, डेल्टा यू बड़ा नहीं आएगा। फिर डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा यू, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। फिर देखते हैं डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट के कम है रिएक्टेंट से, तो ये माइनस में आ जाएगा। डेल्टा एन जी अगर माइनस में आ जाएगा तो डेल्टा यू की वैल्यू बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू डेल्टा एच, मतलब फोर्थ वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। समझ में आ गया? तो आज वाले लेक्चर में हमने जो भी कंसेप्ट सीख रखे हैं ऐसे 4 चीजें सीखी है जिसको हम आगे वाले चैप्टर्स में आगे वाले जितने भी लेक्चर्स है थर्मोकेमिस्ट्री में उसमें कहीं ना कहीं यूज करते रहेंगे। 4 चीजें सीखी है, पहला ये देखा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, दूसरा थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तीसरा सीखा थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो हीट का रिप्रेजेंटेशन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में वो कैसे करते हैं, और चौथा सीखा डेल्टा एच और डेल्टा यू दो तरीके की जो हीट ऑफ रिएक्शन है इनको कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से, ठीक है ना, अब थर्मोकेमिस्ट्री में हम अलग अलग टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेसस लॉ और किरचॉफ्स लॉ, वो बोलते क्या है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, बाय बेटा।